जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिन हो गए हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, थोड़ी मसरूफियत की वजह से। बट नाउ वी आर बैक और आज हम बात करेंगे डॉम के बारे में। डॉम जावास्क्रिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे समझना हर एक डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि डॉम जो है वो काफ़ी मुश्किल है, उसे समझना मुश्किल है, उसे यूज़ करना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद डॉम के रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। डॉम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, बस आपने वीडियो को अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं डॉम के फुल फॉर्म के बारे में। डॉम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए HTML डॉक्यूमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ना सिर्फ HTML डॉक्यूमेंट को, हम CSS को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और हम कंट्रोल करने के साथ साथ चाहें तो जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए HTML को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। और हम CSS के अंदर जो डिजाइन लिखा होता है हम उसे भी चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। तो जावास्क्रिप्ट को ये पावर देता है डॉम। तो हम छोटा सा कोड लिखेंगे HTML का और प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा कि डॉम किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हमें एक छोटा सा कोड चाहिए HTML का। उसके लिए आपने एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है और जैसे एंटर करते हैं तो हमारे पास कोड आ चुका है और इसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं एक हेडिंग बना देता हूँ, उसे हम H1 नाम दे देते हैं और इसे एक ID प्रोवाइड कर देते हैं। ID मैं इसे दे देता हूँ मेन। इसी तरह से यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं कोड नेटवर्क, जो कि हमारे चैनल का नाम है, हम वही लिखेंगे कोड नेटवर्क। सिंपल, ये हमारी हेडिंग बन चुकी है। हम एक काम करते हैं, एक पैराग्राफ को यूज कर लेते हैं और इसमें रैंडम सा हम कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, लॉरेम। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्क्रॉल बार आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ ये ना हो हमारे कोड में, तो सिंपल इसको हटाने के लिए आपने सेटिंग में जाना है और यहाँ पर कमांड पैलेट में जाके टॉगल वर्ड रैप, इस तरह का आपके पास ऑप्शन होगा। अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सिंपल जैसे इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो जो स्क्रॉल बार आ रहा था ना, अब वो खत्म हो चुका है। खैर ये तो है हमारी HTML की फाइल। अब इसे हम जाकर देखते हैं अपने ब्राउजर में और वहां पर डॉम के बारे में बात करते हैं। इसे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमारे पास कोड नेटवर्क भी आ चुका है और हमारा जो पैराग्राफ था वो भी आ चुका है। पर डॉम को समझना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें इंस्पेक्ट में जाना होगा। तो सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है और सीधा इंस्पेक्ट में जाना है। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास, इनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। हमने जाना है कंसोल में और कंसोल में हम सर्च करेंगे। सबसे पहले हम कंसोल का यूज़ करेंगे, console.log। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है विंडो ऑब्जेक्ट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपने तवज्जो से समझना है। तो यहाँ पर हम विंडो ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होगी तो आप गलत सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें याद करना वैसे तो मुमकिन भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, और आपको ये याद करनी भी नहीं है। सिर्फ आपने देख लेना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। बाकी वक्त के साथ साथ जो चीज़ें आपके काम की होंगी वो आप सीखते जाएंगे। ज़्यादा आपने परेशान नहीं होना, ये चीज़ें हम नहीं सीखेंगे। यहाँ पर हमारे पास चंद एक चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट का सेक्शन होगा यहाँ पर, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखें ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास लोकेशन है, URL है, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। बेसिकली ये URL हमारे पेज का है जिस पर फिलहाल हम बैठे हैं, वो हमारा पेज है, तो उसी का URL है ये। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास कलेक्शन है HTML की। इसे जैसे ही ड्रॉप डाउन में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास HTML आ रहा है, हेड टैग आ रहा है, मेटा, टाइटल, बॉडी, और यहाँ पर जो हमने हेडिंग को ID दी थी वो भी आ रही है, साथ में पैराग्राफ भी शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आपने एक चीज़ गौर करनी है कि सबसे पहले हम विंडो में गए और विंडो के अंदर हमें मिला डॉक्यूमेंट, एक ऑब्जेक्ट है। ये डॉक्यूमेंट भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास HTML रखा हुआ है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट आपने समझना था। अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ों को यूज़ करते हैं। इस ड्रॉप डाउन को यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब हमने बात की थी कि डॉम की हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए HTML फाइल को कंट्रोल कर सकते हैं
और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर करके देखेंगे। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x नाम का, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इट्स अ वेरिएबल, आपकी मर्जी है। यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है डॉक्यूमेंट। देखिए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट में जा रहे हैं। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर हम यूज करेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये हमने पहले भी यूज किया था कुछ वीडियोस में, आपको याद आ रहा होगा अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं। तो हमने क्या किया, गेट डॉक्यूमेंट के अंदर गए, इट्स मीन हम पहुंच चुके हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। अब हम गेट एलिमेंट कर रहे हैं, एलिमेंट हासिल कर रहे हैं आईडी के जरिए। तो यहाँ पर हम वो आईडी प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास हमारी ये जो हेडिंग थी इसको हमने आईडी दी थी मेन, तो वही आईडी हम यहाँ पर गेट करेंगे डबल कोटेशन के अंदर। आप चाहे तो सिंगल कोट में भी हासिल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये मेन, दैट्स इट, यही हमारा काम था। हमने क्या किया, हम डॉक्यूमेंट में गए सबसे पहले, और डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा रखा हुआ है HTML, और HTML के अंदर वो एलिमेंट जिसकी आईडी मेन है हमने उसे गेट कर लिया और स्टोर करा दिया इस x नाम के वेरिएबल के अंदर। एक काम तो हो गया, मतलब पहला काम था किसी भी एलिमेंट को गेट करना, गेट हमने कर लिया। अब हम चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो सिंपल, पहले चेक करते हैं कि हमने गेट किया भी है या नहीं। तो हम कंसोल का यूज करेंगे, console.log, और यहाँ पर हम x को देखना चाहते हैं। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें x के अंदर हमारी वो जो हेडिंग थी जिसकी आईडी थी मेन, वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम चाहे तो हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम उसी वेरिएबल को यूज करेंगे जिसमें हमारा एलिमेंट रखा हुआ है। उसके बाद हम डॉट का यूज करेंगे, डॉट, और फिर हम जो चेंज करना चाहते हैं उस चेंज को सिलेक्ट करेंगे। मैं इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट कंटेंट को यूज करूंगा, और इसके अंदर जो भी वैल्यू मैं रखना चाहता हूँ वो रख दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कोड नेटवर्क, तो इसकी जगह मैं चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए लतीफ खान। इसे जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हेडिंग थी ना, अब वो चेंज हो चुकी है। मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट की मदद से उस हेडिंग को एक्सेस किया, गेट किया, और फिर मैंने उसे चेंज कर दिया। इसे चेंज करने का एक और तरीका भी है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए भी सिंपल, आपने सबसे पहले उसी वेरिएबल को यूज करना है, और फिर इनर टेक्स्ट के नाम से हमारे पास होती है एक प्रॉपर्टी इनर टेक्स्ट, उसको यूज करें। और दोबारा से मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ कोड नेटवर्क, कोड नेटवर्क। जैसे इसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हेडिंग थी ना वो दोबारा से चेंज हो चुकी है। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका भी होता है जिसकी मदद से हम अपनी HTML को चेंज कर सकते हैं, और इस तरीके को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। इसमें भी सिंपल, सबसे पहले आपने उसी वेरिएबल को गेट करना है, और फिर हमने यूज़ करना है इनर HTML का। यहाँ पर HTML आपने कैपिटल में लिखना है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं लतीफ़ खान। यहाँ पर देखिए फिलहाल के लिए हमारे पास लिखा हुआ है कोड नेटवर्क, इसे हमने चेंज कर देना है। अब जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जैसे एंटर किया तो हमारे पास हमारी जो हेडिंग है वो चेंज हो चुकी है। तो इन तीन मेथड्स को यूज करते हुए आप HTML फाइल के अंदर किसी भी एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से आप HTML फाइल के अंदर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं उसकी आईडी को यूज करते हुए, और फिर इन तीनों मेथड्स में से जिसको भी आप यूज करना चाहें उसको यूज करके उस HTML डॉक्यूमेंट को आप चेंज भी कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी डॉम के बारे में, और हमने काफ़ी डिटेल से डॉम के बारे में डिस्कशन की थी। एंड आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि डॉम इतना ज़्यादा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है जितना समझा जाता है। आज हम अपना लेक्चर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने पिछले लेक्चर पे उसे स्टॉप किया था, और आज हम जाएंगे एडवांस लेवल की चीज़ों की तरफ और देखेंगे कि डॉम में और क्या क्या होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारी डॉम की वीडियो नहीं देखी तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अब वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। यहाँ पर देखें मैंने एक HTML का पेज बना रखा है और एक H1 हेडिंग बना रखी है यहाँ पर, जिसमें हमने कंटेंट लिखा हुआ है कोड नेटवर्क। इसे हमने एक आईडी दी हुई है फर्स्ट, और एक हमने क्लास दी हुई है एक हेडिंग। तो इसका आउटपुट देखें कुछ इस तरह से हमें नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये वाइट है सारा पेज तो ये आंखों में चुभ रहा होगा। हम एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड ना डार्क कर लेते हैं ताकि आंखें महफूज रहें, क्योंकि आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पे क्योंकि हम डेवलपर्स हैं तो हमारे लिए आंखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसकी बॉडी को मैं एक आईडी दे देता हूँ बैक, और फिर हम इसे एक स्टाइल दे देते हैं,
स्टाइल टैग में हमें सिलेक्ट करना होगा बॉडी को बाय आईडी विच वाज बैक, और यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर कलर मैं सेट कर देता हूँ 212121। ये हमारा एक डार्क कलर होता है, आप चाहे तो ये नंबर याद भी कर सकते हैं, सिंपल। उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है उसका कलर भी हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो भी हमारे काम आएगा। यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं हमारे टेक्स्ट का और उसे कर देते हैं वाइट, सिंपल। इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब हमारा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डार्क हो चुका है, अब हमारी आंखों में चुभ नहीं रहा वो। चलिए जी, हमारा काम होता है इंस्पेक्ट में, क्योंकि हम डॉम के बारे में बात कर रहे हैं। आपने राइट क्लिक करना है और सीधा जाना है इंस्पेक्ट में जी। तो यहाँ पर देखिए हम सीधा आ गए कंसोल में। अब यहाँ पर हम अपने डॉम को स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक सिलेक्टर के बारे में बात की थी, वो था गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसी के बारे में हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे और फिर नई चीज़ों की तरफ हम चलेंगे। सबसे पहले मैं उसी लाइन को लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। देखिए जैसे मैंने डॉट लगाया तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसमें। मेरे पास अगर मैं यहाँ पर गेट लिखूं तो देखिए मेरे पास आ रहा है गेट एनिमेशन, गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना आपने। फिलहाल के लिए हमने यूज़ करना है गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसके बाद हमने वो आईडी प्रोवाइड कर देनी है जिसे हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने H1 को आईडी दी थी फर्स्ट, इसी को हम यहाँ से वहाँ पर लिख देते हैं, सिंपल। अब जैसे एंटर करता हूं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वही H1 हेडिंग आ चुकी है। ये तो वही पिछले लेक्चर वाली बात है जो कि हम कर चुके हैं पहले से, थोड़ा इसमें चेंज करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी फर्स्ट आईडी जहां पर है उसके अंदर ना जो आईडी लिखी हुई है मुझे वो प्रोवाइड करो। तो यहाँ पर देखें मुझे आईडी मिल गया। आईडी हमारा क्या है? एट्रीब्यूट है। यहाँ पर देखें ये हमारा एलिमेंट है और ये हमारे पर जो आईडी है या क्लास नेम है ये हमारे एट्रीब्यूट हैं, और ये हमारा कंटेंट है जो कि लिखा हुआ है हमारे H1 के अंदर। तो हम चाहें तो एट्रीब्यूट भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं क्लास नेम चाहता हूँ तो वो हम कैसे करेंगे? सिंपल, अगर मैं यहाँ पर क्लास लिखूँ और जैसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि जब भी आपने क्लास को एक्सेस करना होता है तो आप सिर्फ क्लास से काम नहीं चला सकते, आपको क्लास नेम लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं क्लास नेम लिखता हूँ, यहाँ पर N कैपिटल लिखा है मैंने, आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब देखिए हमारे पास क्लास का जो नेम था वो हमारे पास आ चुका है, हेडिंग। इसी तरह एट्रीब्यूट को गेट करने का हमारे पास एक और मेथड भी होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सिंपल, दोबारा से मुझे वही लाइन चाहिए, पर यहाँ पर अब के बार हम यूज़ करेंगे गेट एट्रीब्यूट। तो बात ये हमें कोई सजेशन नहीं देता, तो आपको स्पेलिंग खुद से लिखने होते हैं। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर ए जो है वो मैंने कैपिटल लिखा है। गेट एट्रीब्यूट, और जो एट्रीब्यूट आपको चाहिए इन ब्रैकेट्स में आप वो लिख देते हैं। तो सिंपल, मुझे एट्रीब्यूट चाहिए, फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ मुझे आईडी चाहिए, और जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आईडी आ चुकी है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर क्लास चाहूँ कि मुझे क्लास एट्रीब्यूट चाहिए तो सिंपल हम वो भी गेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने क्लास नेम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ क्लास लिखा है, तो इससे हमारा काम चल जाएगा क्योंकि हम डायरेक्ट एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्ट एट्रीब्यूट की बात नहीं की थी, इसलिए हमने क्लास नेम मुकम्मल लिखा था। यहाँ पर जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हेडिंग आ चुकी है। अच्छा, ये हमारा जो गेट एट्रीब्यूट है ना, इसे हम सेट भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर सिंपल आपको गेट की जगह ना सेट करना है, मतलब आप एक नया एट्रीब्यूट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्लास सेलेक्ट की हुई है ना, मैं चाहता हूँ क्लास को मैं कोई और एट्रीब्यूट दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ टेस्ट। इसे भी आपको कोटेशन में ही लिखना होगा, चाहे आप सिंगल कोट में लिखें चाहे आप डबल कोट में लिखें, ये आपकी मर्जी है। देखिए जैसे एंटर करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है, लेकिन अगर हम अपने HTML में जाके देखें, ये हमारा बॉडी का टैग था, इसके अंदर हमारे पास जो क्लास नेम है अब वो टेस्ट हो चुका है। पहले था हेडिंग, अब ये चेंज हो चुका है, मतलब ये ओवरराइट हो चुका है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ओवरराइट नहीं होने देना। मतलब अगर मैं इसे थोड़ा चेंज कर दूँ, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि टेस्ट भी रहे और जो हेडिंग था वो भी साथ में रहे, तो हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हमने एंटर किया, यहाँ पर तो अनडिफाइन आ रहा है, पर हमारे एलिमेंट के अंदर यहाँ पर देखिए टेस्ट भी आ रहा है और हेडिंग भी आ रहा है हमारे क्लास नेम के अंदर। तो इस तरह से आप चाहें तो सेट भी कर सकते हैं एट्रीब्यूट को, आप चाहें तो गेट भी कर सकते हैं एट्रीब्यूट को। सिंपल सा मेथड है। इसे यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए आप थोड़ी और डिस्कशन करते हैं। मैं यहाँ से सबसे पहले ये जो हमारा सेट एट्रीब्यूट है ना, इसे हटा देता हूँ।
और यहाँ पर हमने एक एलिमेंट गेट किया है बाय आईडी, इसे हम स्टोर कर लेते हैं किसी वेरिएबल में ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। और वेरिएबल को नाम दे देता हूँ मैं टेस्ट का। ये अब हमारा जो एलिमेंट है वो टेस्ट में स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपल हम टेस्ट को यूज़ करके कुछ भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर चंद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके टेक्स्ट को ना एक्सेस करूँ, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ इनर टेक्स्ट का। जैसे कि या तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कोड नेटवर्क आ चुका है। इसी तरह हमारे पास एक और होता है टेक्स्ट कंटेंट। मैं इसको यूज करूं तो यहाँ पर देखिए सेम आंसर आ रहा है मेरे पास, फिर भी वही मेरे पास कंटेंट आ रहा है जो कि लिखा हुआ है मेरी H1 के अंदर। इसी तरह से अगर मैं एक और यूज करूं विच इज इनर HTML, तब भी हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो तीनों मेथड्स में हमारे पास आंसर तो सेम आ रहा है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? अक्सर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका डिफरेंस जो है वो बहुत सेम है। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले हम इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट को समझ लेते हैं और फिर हम इनर HTML के बारे में बात करेंगे। वो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर देखें, हम एक काम करते हैं, अपनी HTML के अंदर थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं एक स्पैन का यूज़ करता हूँ आपको समझाने के लिए, और स्पैन के अंदर मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक। इसे सेव कर लेते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें हमारे पास सब्सक्राइब भी लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। हम स्टाइल का यूज़ करेंगे, स्टाइल, और यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और इसे मैं कर देता हूँ नन। मतलब मैंने इस कंटेंट को हाइड कर दिया है। अब दोबारा से जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब वो हमें यहाँ पर अपेयर नहीं हो रहा। अब हम बात करते हैं अपने उन्हीं दो मेथड्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनर टेक्स्ट के बारे में। ये है जी हमारा इनर टेक्स्ट। इसको जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है जी, हमारे पास एरर आ रहा है, टेस्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने पेज को रिफ्रेश कर लिया था। हमें दोबारा से गेट करना होगा। कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं टेस्ट, और इसमें हम एलिमेंट हासिल कर लेते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हम इसको यूज करते हैं टेस्ट डॉट इनर टेक्स्ट को यूज करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसके आंसर में हमारे पास सिर्फ कोड नेटवर्क आ रहा है। वो डाटा जो कि हमने हाइड कर दिया है CSS की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अच्छा, अगर अब मैं यूज करूं, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसे हमने नाम दिया था टेक्स्ट। उसे अगर मैं यूज करूं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वो डाटा भी आ रहा है जो कि हमने हिडन कर दिया था। बात को समझ रहे हैं? हमारा वो डाटा भी आ रहा है जो कि हमने हिडन कर दिया था। तो जब कभी आपको ज़रूरत होती है कि मेरे पास जितनी भी HTML के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं या जो कुछ भी हाइड किया गया है CSS को यूज़ करते हुए वो भी मुझे चाहिए, तो वहाँ पर आप टेक्स्ट कंटेंट का यूज़ करते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ जो नज़र आ रहा है मुझे उसी को यूज़ करना है या उसी को स्टाइल करना है या उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तब आप इनर टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जी डॉट इनर HTML को भी। इसका आंसर देखें किस तरह से आता है। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें उसके अंदर जो स्पैन लिखा हुआ है ना टैग के साथ, वो सारा कुछ वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। मतलब जो CSS लिखी हुई है वो भी प्रोवाइड कर रहा है इनर HTML। तो इस तरह से ये फर्क होता है इनर टेक्स्ट में, टेक्स्ट कंटेंट में और इनर HTML में। आई होप कि आप समझ चुके होंगे इन तीनों का डिफरेंस क्या है। तो इस तरह से हम वैल्यूज को चेंज कर पा रहे होते हैं। इतना ही नहीं, हम चाहे तो CSS भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर देखें सबसे पहले मैं इसे गेट करता हूँ, उसके बाद मैं स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करता हूँ क्योंकि मैं इसे स्टाइल करना चाह रहा हूँ। अब जो चीज़ आप स्टाइल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कलर देना चाहता हूँ, उसके बाद आप कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे कलर देना चाहता हूँ ब्लू, तो मैं वो भी दे सकता हूँ। इसे जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारी हेडिंग का कलर जो है वो ब्लू हो चुका है। अच्छा, सिर्फ कलर ही नहीं, आप और प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल दोबारा से मैं टेस्ट का यूज करता हूँ, डॉट अगेन स्टाइल का यूज करेंगे, डॉट मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर भी हो कुछ, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ये रहा जी बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए जी वाइट। सिंपल। आप चाहे तो हेक्साडेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो कलर का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे एंटर किया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ आप चाहें तो इसमें पैडिंग भी लगा सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर को मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर पैडिंग का यूज़ करता हूँ, पैडिंग। और पैडिंग मैं चाहता हूँ कि इसकी पैडिंग आ जाए जी, इसे रेज कर देते हैं और 10 पिक्सल में लगा देता हूँ। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पैडिंग भी आ चुकी है। तो इस तरह से
आपने एक बार गेट कर लिया एलिमेंट को, उसके बाद आप चाहें तो उसमें CSS अप्लाई करें, आप चाहे उसमें जावास्क्रिप्ट अप्लाई करें, आप चाहे उसे चेंज करें, ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डॉम का वो ये है कि आपने एलिमेंट को गेट किस तरह से करना है, यही इंपॉर्टेंट काम होता है, बाकी सारा काम बहुत आसान होता है। पिछली वीडियो में हमने सिलेक्टर के बारे में बात की थी और हमने एलिमेंट को गेट किया था बाय आईडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को बाय क्लास नेम एक्सेस कर सकते हैं। और क्लास नेम जो है वो थोड़ा टेक्निकल है, आईडी को हमने यूज किया था वो काफी ज्यादा आसान था। क्लास नेम जो है ये थोड़ा टेक्निकल होता है, इसमें क्या टेक्निक है, कौन से टेक्निकल पॉइंट है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे क्वेरी सिलेक्टर के बारे में, उन्हें हम काफी डिटेल से कवर करेंगे, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। यहाँ पर देखें हमने एक HTML का कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसमें हमने एक हेडिंग बना रखी है, उसे हमने एक क्लास दी हुई है हेड, और साथ में हमने उसे आईडी भी दे रखी है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक और हेडिंग है जिसे हमने क्लास दे रखी है head1 की। इसी तरह हमारे पास एक इनपुट फील्ड है और साथ में हमारे पास एक सबमिट का बटन भी है। तो देखिए जी, इसका आउटपुट हमें कुछ इस तरह से नजर आ रहा है और हमने इसके ऊपर CSS अप्लाई करनी है, और वो भी जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। सबसे पहले तो हम क्लास नेम से एक्सेस करेंगे और उसमें जो टेक्निकल पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी, हमारे पास हेडिंग में जो क्लास है उसका नेम है हेड, तो इसी को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कॉन्स्ट लिखेंगे और उसके बाद वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं h, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ओके, और हमने जो क्लास दी थी हेडिंग को वो थी जी हेड, तो यहाँ पर क्लास नेम दे दिया सिंगल कोटेशन के अंदर, आप चाहें तो डबल कोटेशन में भी लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें एज के अंदर जो कुछ स्टोर हुआ, मतलब एज हमारा वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर हमने क्लास नेम को यूज करते हुए वो जो हमारा h1 है उसे हमने स्टोर करा दिया। अब h1 रिटर्न क्या करता है ये इंटरेस्टिंग है। देखिए जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास HTML कलेक्शन आया है। अब ये थोड़ा टेक्निकल है। देखिए जब हमने आईडी को यूज किया था तो आईडी में सिंपल हम डिजाइन अप्लाई कर सकते थे, बट क्लास नेम में ऐसा नहीं होता, आप इतना आसान तरीके से जो डिजाइन है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखें अगर हम कोशिश करें डिजाइन अप्लाई करने की, तो जब हम आईडी को गेट करते थे, आईडी को यूज करते हुए, तब क्या करते थे, h डॉट स्टाइल का यूज करते थे, डॉट कलर, फॉर एग्जाम्पल मैं कलर चेंज करना चाहता हूं और यहां पर मैं कलर करना चाहता हूं रेड। आईडी में ऐसा होता था कि ये काम कट जाता था, पर यहां पर देखिए जैसे एंटर करता हूं तो हमारे पास एरर शो हो रहा है। यही वजह है कि जब भी आप क्लास नेम को यूज करते हैं ना, तब ये टेक्निक काम नहीं आती। क्यों काम नहीं आती? इस HTML कलेक्शन की वजह से। अब यहाँ पर देखिए इस HTML कलेक्शन में ना, अगर इसकी प्रोटोटाइप में जाए तो हमारे पास डिफरेंट मेथड है, पर कहीं भी हमारे पास लूप का मेथड नहीं है। अगर इसमें कोई भी लूप का मेथड होता, चाहे वो फॉर ईच होती या कोई और लूप होती, तो हम इजीली डिजाइन कर सकते थे। अब अगर हमें इस पे लूप चलाना है तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा एक एरे में। जब ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगा तो इजीली हम इस पे कोई भी डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये किस तरह से होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं इसे रेज कर देता हूं, दोबारा से चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है जी एरे, जिसमें हम लिखते हैं एरे, ए कैपिटल है याद रखिएगा, डॉट फ्रॉम। अब ये क्या करता है, जो भी कुछ आप इन पैरेंथेसिस के अंदर पास करेंगे वो उसे एरे में कन्वर्ट कर देगा। मैं एज को एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूं, जैसे एंटर करता हूं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एज है वो एरे में कन्वर्ट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और उसे मैं नाम दे देता हूं कन्वर्टेड। ओके, ये इस वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। जैसे एंटर करते हैं तो यहां पर देखिए अब अगर हम कन्वर्टेड को एक्सेस करें, अब हमारे पास रिटर्न में क्या आ रहा है, देखिए जैसे इसे ओपन करते हैं और इसकी प्रोटोटाइप में जाएं तो यहां पर देखिए हमारे पास अब डिफरेंट मेथड आ चुके हैं लूप को यूज करने के। हमारे पास फिल्टर भी है, फाइंड भी है, अच्छा थोड़ा नीचे आए तो हमारे पास मैपिंग भी है, और यहाँ पर देखिए फॉर ईच लूप भी अब आ चुका है क्योंकि हमने इसे चेंज कर दिया एरे में। अब एक काम करते हैं, इन्हीं को यूज करते हुए हम इस पे लूप चलाते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कन्वर्टेड को, उसके बाद डॉट फॉर ईच। अब यहां पर देखिए वो हमें सजेशन भी दे रहा है,
फॉर ईच को सिलेक्ट करते हैं। अब फॉर ईच में हमने एक कॉल बैक फंक्शन देना होता है, तो सिंपल यहां पर एक फंक्शन बनाते हैं। ओके, अब यहां पर फंक्शन नेम आ रहा है। फंक्शन नेम की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये हमें तब जरूरत होती है इसकी जब फंक्शन हम कोई कहीं और बना रहे होते हैं और हमने उसे कॉल करना हो, तब उसका नेम जरूरी होता है। यहां पर जरूरी नहीं है क्योंकि हम उसे कॉल नहीं कर रहे, और यहां पर जो भी वैल्यू आएगी हम उसे स्टोर करते जाएंगे एक्स में। ओके, और अब क्योंकि वो वैल्यू एक्स में स्टोर हो चुकी है तो हम एक्स को डिजाइन करेंगे। एक्स डॉट स्टाइल डॉट, फॉर एग्जाम्पल हम कलर ही चेंज करना चाहते हैं और यहां पर मैं कलर सेट कर देता हूं रेड। चलिए जी, अब अगर जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहां पर देखिए अब हमारी हेडिंग का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। जब कभी भी आप क्लास नेम यूज करेंगे, इंटरव्यू में काफी बार पूछा जाता है, आपसे कहा जाता है कि किसी भी एलिमेंट को क्लास नेम के जरिए एक्सेस करो और उसको डिजाइन करो। तो अगर आप सिंपल डिजाइन करेंगे वो नहीं होगा, आपको उसे कन्वर्ट करना होगा एरे में, तब जाके आप उस पर डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये बात आपने याद रखनी है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं क्वेरी सिलेक्टर के बारे में। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हम न्यू डिजाइन ऐड कर सकें। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। ओके जी, और वेरिएबल को नाम दे देते हैं जी क्वेरी, क्योंकि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले वही डॉक्यूमेंट जो कि हम यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, अब यहां पर हम यूज करेंगे क्वेरी सिलेक्टर। दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वेरी सिलेक्टर और एक होता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्वेरी सिलेक्टर के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये जो सिलेक्टर है ना, ये बिल्कुल सीएसएस की तरह काम करता है। मतलब अगर आपको सीएसएस के सिलेक्टर्स आते हैं, आपको पता है किस तरह से उन्हें यूज किया जाता है, तो आप इसे बआसानी समझ लेंगे। सीएसएस में क्या होता था, अगर तो हम किसी भी एलिमेंट को उसके क्लास नेम के जरिए एक्सेस कर रहे हैं तो हम डॉट यूज करते थे, अगर आईडी से एक्सेस कर रहे होते थे तो हम हैश से यूज करते थे। अब यहां पर देखें, सबसे पहले मैं बाय क्लास नेम एक्सेस करता हूं इस फर्स्ट हेडिंग को, तो मैं डॉट का यूज करूंगा, डॉट और क्लास का नेम है हेड। सिंपल, ये हमारा काम था। अब इसे डिजाइन करते हैं। तो हमने नाम रखा था जी क्वेरी, उसके बाद डॉट स्टाइल डॉट, इस बार हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं जी फॉर एग्जाम्पल येलो। ओके, एंटर करते हैं तो यहां पर देखिए उसके बैकग्राउंड में येलो कलर आ चुका है। तो एक तरीका तो हो गया क्लास नेम। अब कोड में जाते हैं, यहां पर देखिए हमारे पास आईडी भी है मेन। अब इसको एक्सेस करते हैं आईडी के जरिए। सिंपल दोबारा से उसी लाइन को मैं यूज करूंगा और यहां पर अब की बार हम आईडी को सिलेक्ट करेंगे। तो आईडी सिलेक्ट करने के लिए हम हैश का यूज करते हैं और फिर आईडी का नेम जो कि था मेन। ओके, एंटर करते हैं। अब इस पे हम कोई स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं। वेरिएबल का नाम है क्वेरी डॉट स्टाइल, उसके बाद डॉट कलर सेट कर लेते हैं जी, कलर, और कलर हम इसे दे देते हैं ब्लैक। चलिए जी, जैसे एंटर करते हैं तो यहां पर देखिए हमारी जो हेडिंग है उसका कलर ब्लैक हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा ये इसके कुछ और मेथड भी होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अपने इस HTML के कोड में आके ना हम थोड़ा और कोड लिखते हैं। हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं और जिसके अंदर हमारे पास लिस्ट आइटम होंगे 3। ओके, तो यहां पर देखिए हमारे पास 3 लिस्ट आइटम्स आ चुके हैं। फर्स्ट वाले को हम नाम दे देते हैं 1, सेकंड वाले को नाम दे देते हैं 2, और ये हो गया जी हमारे पास 3। अब इसको आपने तवज्जो से समझना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहां पर देखिए हमारे पास लिस्ट जो है वो आ चुकी है। अब एक काम करते हैं, मैं उसी क्वेरी सिलेक्टर को यूज करता हूं। अब हमने जो लिस्ट बनाई है, मैंने उसे ना ही कोई आईडी दी है ना ही कोई क्लास नेम दी है, मैं टैग से इसे सिलेक्ट करूंगा, मतलब मैं li को यूज कर लूंगा। ओके, मैंने li को यूज किया, इसे एंटर कर लेते हैं। ओके, अब इसे स्टाइल देकर देखते हैं और देखते हैं कि किसको स्टाइल मिलता है। 3 है li, और देखते हैं कौन सा सिलेक्ट हुआ है। डॉट स्टाइल का यूज करते हैं, डॉट कलर, और कलर दे देते हैं जी रेड। ओके, जैसे एंटर करते हैं तो यहां पर देखिए जो फर्स्ट हमारा जो लिस्ट आइटम था ना, उसको स्टाइल दिया गया है, वो ही सिलेक्ट हुआ है, बाकी नहीं हुए। तो जब भी आप क्वेरी सिलेक्टर यूज कर रहे होते हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं, दूसरे नहीं होते।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूं कि ये जो थर्ड लिस्ट आइटम है मैं इसे डिजाइन करना चाहता हूं, वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी अप्रोच हमें चेंज करनी होगी। हम यहाँ पर कॉलम का यूज करेंगे और हम यहाँ पर यूज करेंगे लास्ट चाइल्ड, जो कि हम CSS में करते थे। अगर आपकी CSS अच्छी है तो क्वेरी सिलेक्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। लास्ट चाइल्ड, तो हमने लास्ट चाइल्ड को एक्सेस कर लिया और इसे कलर देते हैं। तो जैसे एंटर किया तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट चाइल्ड है हमने उसको कलर दे दिया। इसके अलावा आप चाहें तो किसी खास चाइल्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर नंबर देना होगा और यहाँ पर हम यूज करेंगे nth चाइल्ड, nth चाइल्ड। और मैं चाहता हूं जो सेकंड वाला है ना उसको डिजाइन मिले। एंटर करते हैं और दोबारा से कलर अप्लाई करते हैं। अच्छा, इस बार ब्लू कलर देता हूं मैं इसे, ब्लू। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड चाइल्ड था ना उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से क्वेरी सिलेक्टर को आप यूज कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप पहले वाले को सिलेक्ट करें, दूसरे को सिलेक्ट करें या आखिरी को सिलेक्ट करें, ये आपकी मर्जी है। इस तरह से क्वेरी सिलेक्टर जो है वो काम कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं जी क्वेरी सिलेक्टर ऑल के बारे में। थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, बट ऑलमोस्ट सेम टेक्निक है। फिलहाल के लिए इसे यहां से हटा देते हैं जी और यहां पर हम यूज करते हैं ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। और दोबारा से हम लिस्ट आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके जी, लेकिन इसे सिंगल कोट में करना है, लिस्ट आइटम। एंटर करते हैं। अब जैसा कि क्लास नेम में थोड़े टेक्निकल पॉइंट थे, वैसे ही क्वेरी सिलेक्टर ऑल में भी थोड़े टेक्निकल पॉइंट हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। अच्छा जी, हम देखते हैं कि इसकी रिटर्न टाइप क्या है। क्वेरी वेरिएबल जो है हमारा, इसकी रिटर्न टाइप क्या है। लेकिन जैसे एंटर करते हैं तो हमारे पास नोड लिस्ट आया है। क्लास नेम से एक्सेस किया था तो हमारे पास आ रहा था जी HTML कलेक्शन। यहां पर हमारे पास नोड लिस्ट है। अब हमने नोड लिस्ट को चेक करना है। अगर तो इसमें हमारे पास कोई भी मेथड हुआ लूप का तब तो ठीक है। अगर इसमें लूप का कोई मेथड ना हुआ, अगेन हम इसे चेंज करेंगे एरे में। तो जी इसमें देखते हैं इसके प्रोटोटाइप में। तो यहां पर देखिए हमारे पास फॉर ईच का ऑप्शन है। इट्स मीन हम फॉर ईच लूप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके देखते हैं जी। यहां पर सबसे पहले हम वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यूज करेंगे फॉर ईच लूप, फॉर ईच। और फॉर ईच में क्योंकि हमने फंक्शन बनाना होता है तो हम फंक्शन क्रिएट करेंगे जी। और यहां पर हमें नेम की जरूरत नहीं है। मैं पहले बता चुका हूं, फंक्शन की नेम की जरूरत तब होती है जब फंक्शन कहीं और रखा हो और हमने उसे कॉल करना हो। और यहां पर जो भी आइटम्स आएंगे हम उन्हें नाम दे देते हैं ए। ओके, अब हमने ए को डिजाइन करना है। ए डॉट स्टाइल डॉट कलर ही कर लेते हैं और कलर हम इसमें प्रोवाइड कर देते हैं जी रेड। अब क्या होगा, जितने भी लिस्ट आइटम है ना सब पे ये अप्लाई होगा। देखिए जैसे एंटर करते हैं तो यहां पर देखिए तीनों के तीनों लिस्ट आइटम पे ये अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल को। हमने क्लास नेम को भी यूज किया, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे और प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो हम क्लास नेम को बहुत कम यूज करते हैं। ज्यादातर हम यूज कर रहे होते हैं क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल को। तो जो कुछ हमने आपको समझाया आपने खुद से प्रैक्टिस करना है, चीजों को एक्सप्लोर करना है, देखना है कि आउटपुट किस तरह से चेंज होता है। आज हम बात करेंगे कि आप डॉम को यूज करते हुए किस तरह से एक नया एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे होंगे और HTML में हम एक एलिमेंट क्रिएट कर रहे होंगे। सिंपल, ये एक आसान सी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने HTML का कोड लिखा हुआ है जिसमें हमने H1 क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद हमने 2 इनपुट्स फील्ड बना रखी हैं और साथ ही में हमारे पास कुछ लिस्ट आइटम्स हैं। ये वही कोड है जो कि हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था। अब हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। क्योंकि हम डॉम को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जब भी आप कोई नया एलिमेंट क्रिएट करते हैं ना तो हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने यूज़ करना है डॉक्यूमेंट को, क्योंकि जब भी हम डॉम की बात कर रहे होते हैं तो डॉक्यूमेंट को हमने इंक्लूड करना ही होता है, ये हमारे काम का है। उसके बाद हमारे पास मेथड होता है जी क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पर देखिए सजेशन में भी हमारे पास आ रहा है क्रिएट एलिमेंट और यहाँ पर आप जो एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो आप लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करना चाहता हूँ तो हमने div लिखा, ये डिव हो गया जी। उसके बाद हम इसे कंसोल में देखते हैं कि वाकई ये क्रिएट हुआ भी है या नहीं हुआ। तो हम यूज करेंगे console.log
और एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट और इसे नाम दे देते हैं div। चलिए जी, अब ये एक वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, तो हम इसी div वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे आउटपुट में देखते हैं div को। चलें जी, अब इसका आउटपुट देखने के लिए हमने जाना है जी कंसोल में, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में जाएं और यहाँ पर है हमारे पास कंसोल का ऑप्शन। देखिए जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास एक div क्रिएट हो चुका है। सिंपल हमने यही थोड़ा सा कोड लिखा और div क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, आपने अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर चंद एक और चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अब एक काम करते हैं, जब भी हम HTML में कोई एलिमेंट क्रिएट करते हैं तो अक्सर हम उसे कोई आईडी देते हैं, हम उसे क्लास नेम भी देते हैं ताकि हम उसे एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पर भी हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर मैं div क्रिएट करना चाहता था तो मैंने div लिखा। अगर आप h1 क्रिएट करना चाहते तो आप h1 लिखें। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर h1 लिखा तो अब यहाँ पर भी चेंज हो चुका है, देखें h1 आ चुका है। इसी तरह से अगर आप पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो सिंपल आप p लिखें, इससे क्या होगा, पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देखें अब पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। हम फिलहाल div के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर div लिखा होगा। सिंपल इतना ही इसका लॉजिक है। अब जी हम एक काम करते हैं, हम इसे एक आईडी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे div को, जो कि हमारा वेरिएबल का नाम है। उसके बाद .id का यूज करेंगे, id, और जो आईडी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे आईडी दे देता हूँ 32। ओके, मैं साथ के साथ आपको इसका आउटपुट दिखाता जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले हर स्टेप पे क्या चेंज आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक div भी क्रिएट हो चुका है और उसे आईडी भी मिल चुकी है। इसी तरह से हम चाहें तो क्लास नेम भी दे सकते हैं। सिंपल दोबारा से उस div वेरिएबल को हम गेट करेंगे और इस बार हम क्लास नेम को यूज़ करेंगे। और क्लास नेम फॉर एग्जाम्पल मैं इसे दे देता हूँ मेन। चलिए जी दोबारा से देखते हैं, यहाँ पर देखिए अब हमारे पास क्लास नेम भी आ चुका है। तो जो जो चेंज हम करते जा रहे हैं अपने कोड में वो सारा चेंज हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके बाद अभी फिलहाल तो हमारे पास क्लास है, क्लास नेम भी है, लेकिन हमारे पास इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं रखा होगा। मतलब आप चाहे तो इसमें टेक्स्ट भी रख सकते हैं, आप चाहे इसमें इमेज भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो उसके दो मेथड है। दोनों में से कौन सा सही है? सही वैसे दोनों होते हैं, किसको आप यूज करना चाहिए आपको उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर देखें, जो पहला मेथड है उसमें हम div को सिलेक्ट करेंगे और हम यूज करेंगे इनर टेक्स्ट का। ओके जी, उसके बाद सिंपल जो टेक्स्ट आप उसमें लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख दें। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद लतीफ। तो ये जी हमने टेक्स्ट लिख दिया। आप देखते हैं जी हमारे div में ये टेक्स्ट आया है या नहीं। तो यहाँ पर देखें इस div के अंदर ये टेक्स्ट भी आ चुका है। अब एक काम करते हैं, इसे थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, सिंपल वही हमारे स्टाइल नाम का जो एट्रीब्यूट है हम उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम div को सिलेक्ट करेंगे जी, उसके बाद स्टाइल, जो कि हम काफ़ी बार इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और उसके बाद हम इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जी। तो ये जी हमारे पास बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम इसे दे देते हैं येलो। उसके बाद इसके टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर देते हैं। तो सिंपल दोबारा से उसी स्टाइल का हम यूज़ करेंगे, स्टाइल डॉट, इस बार हम कलर को यूज़ करेंगे, कलर, और कलर हम कर देते हैं ब्लैक। देखिए इतना सा काम था, अब ये स्टाइल भी हो चुका है। मैं चाहूँ तो इसे पैडिंग भी दे सकता हूँ, आपकी मर्जी है। div डॉट स्टाइल, और अब हम बात कर रहे हैं जी पैडिंग के बारे में, तो हम पैडिंग का यूज़ करेंगे। और कितनी पैडिंग देना चाहते हैं जी, मैं इसे 15 पिक्सल दे देता हूँ जी। ये पैडिंग भी हमने प्रोवाइड कर दी। अच्छा, ये जो हमने स्टाइल दे दिया, अब यहाँ पर देखिए जैसे इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास वो सारी चीज़ें आ रही है। मतलब हमने स्टाइल में बैकग्राउंड कलर दिया है येलो, उसके बाद जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक है, पैडिंग 15 पिक्सल, वो सारी चीज़ें यहाँ पर तो शो हो रही हैं। लेकिन हमारे जो HTML डॉक्यूमेंट है वहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हमने इसे कंसोल में ही रखा हुआ है। हमने मतलब इसे अभी तक अटैच नहीं किया HTML फाइल के अंदर। तो वो भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया इस एक मेथड के बारे में कि इसको यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट को मतलब रख सकते हैं अपने div के अंदर। अब मैं कहता हूँ कि आप इसे यूज़ ना करें, वैसे तो कर सकते हैं, क्यों ना करें उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जी, हमने जब डॉम स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि डॉम जो है वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब सबसे पहले हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है,
डॉक्यूमेंट के नीचे अंदर जाएं तो हमारे पास HTML आता है, HTML के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर फिर जो भी टैग होता है, फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर अगर डिव है तो डिव आया, फिर डिव के अंदर कुछ पैराग्राफ हैं तो वो आते हैं। मतलब हर स्टेप में हम नीचे जा रहे होते हैं। तो अगर आप इनर टेक्स्ट को यूज करते हैं तो मतलब वो जो पूरा का पूरा ट्री है ना, उसे ट्रैवर्स करना पड़ता है, मतलब ऊपर से शुरू हो और नीचे तक जाए। अभी फिलहाल तो हमारे पास डाटा इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जब डाटा हमारा ज्यादा होता है तो बार बार ट्रैवर्स करने में हमारा वक्त जो है वो काफी लग रहा होता है। तो फिलहाल मैं डीएसए की बात नहीं कर रहा, डीएसए को हम कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में जो हम बनाएंगे आपके लिए डीएसए, उसमें हम बात कर रहे होंगे इनके बारे में डिटेल से। फिलहाल के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा टच देना चाहता हूँ डीएसए का, कि इसमें काफी वक्त लग रहा होता है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो एक और मेथड होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, उसके बाद हम यूज कर लेते हैं जी एक और मेथड है हमारे पास, उसको यूज करते हैं। उसमें सिंपल एक तरीका तो ये होता है कि आप सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लें, मैं उसे नाम दे देता हूँ टेक्स्ट। इसमें जी सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट नोड, यहाँ पर जी क्रिएट टेक्स्ट नोड, इसे हमने सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं वो आप लिख दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम दोबारा से वही लाइन लिख देते हैं जी, लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद लतीफ। चलिए दोबारा से इसे देखते हैं। जैसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास वो टेक्स्ट नहीं है। क्यों टेक्स्ट नहीं है? क्योंकि हमने फिलहाल के लिए एक नोड बनाया है, उस नोड को हमने डिव में नहीं रखा। तो डिव में कैसे रखेंगे? सिंपल हम डिव को सिलेक्ट करेंगे जी, उसके बाद डॉट हम अपेंड कर देंगे, अपेंड चाइल्ड। और अपेंड चाइल्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने टेक्स्ट रखा हुआ है उसे यहाँ पर रख देंगे। सेव करते हैं इसे। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर शो हो रहा है। हमने क्या किया, हमने एक नया नोड क्रिएट किया और उस नोड को ले जाकर रख दिया हमने डिव के अंदर, कि ये जो नोड है वो डिव का चाइल्ड है। ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जो है इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। CSS में हमने काफ़ी डिटेल से इसे कवर किया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो। चलिए जी इतना काम तो हमारा हो गया, इसमें हमारा वक्त बच जाता है, लेकिन काम बराबर ही हो रहा है। उसमें भी 2 लाइनें लिख रहे थे हम, इस मेथड में भी हम 2 लाइनें ही लिख रहे हैं। अच्छा जी यहाँ तक काम तो हो गया कि हमारा एक नया एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। अब हमारा जो आखिरी काम होता है कि हमने HTML के अंदर उसे शो कराना होता है, उसे वहाँ पर रखना होता है। तो वो मेथड बहुत ही सिंपल है। उस पर आपने करना क्या होता है जी, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट आ गया। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे बॉडी में, तो मैं बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ। बॉडी में जाके हम अपेंड चाइल्ड करेंगे, मतलब बॉडी का एक चाइल्ड बना देंगे और उस चाइल्ड में हम किसे रख देंगे जी, अपने इस डिव को। सिंपल यही हमारा मेथड था। अब यहाँ पर देखें जैसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो डिव है वो क्रिएट भी हो चुका है और डिव हमारे डॉक्यूमेंट में भी नजर आ रहा है। मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ ताकि आपको पूरा नजर आए। यहाँ पर देखें हमने बैकग्राउंड कलर दिया था येलो, वो भी यहाँ पर आ रहा है। लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद लतीफ वो भी यहाँ पर नजर आया। पैडिंग भी हमने दी थी, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए आप बड़ी आसानी से कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसे डिलीट भी कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मतलब आपने एलिमेंट क्रिएट किया, बाद में हमें हो सकता है उसे रिमूव करना हो, या हो सकता है उसमें हमें कोई चेंज लेकर आना हो, तो इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो का मकसद था आपको ये समझाना कि आप किस तरह से एक नया एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं डॉम को यूज करते हुए। तो बड़ा ही सिंपल मेथड है। हमने इसमें नया एलिमेंट भी क्रिएट किया, हमने CSS को भी यूज किया और फिर हमने उस एलिमेंट को अपने HTML डॉक्यूमेंट में शो भी कराया। तो सिंपल यही इसका प्रोसेस था, ज़्यादा कुछ नहीं होता। बेसिक से स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है और कोशिश करनी है। मैंने आपको डिव क्रिएट करके दिया, आपने पैराग्राफ क्रिएट करना है, हेडिंग भी क्रिएट करनी है, कुछ चीज़ें आपने खुद से शामिल करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।